जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम फारिया हनीफ है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम आल्सो द हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट एट माइंडफुल हेवन साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू ऑनलाइन कोर्स जहाँ पर आप DSM-5 से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो लर्न करेंगे एंड आई होप कि आपको ये तमाम जो चीज़ें आप इस कोर्स में सीखेंगे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। कोर्स से पहले मैं आप कुछ प्रोटोकॉल दूँ कि हमारी क्लास जो होगी वो हर फ्राइडे और सैटरडे को फ्रॉम 8 to 9 PM होगी। उसके अलावा लेक्चर जैसे ही हमारा 1 आवर का ख़त्म होगा उसके बाद 5 to 10 मिनट्स आपको क्वेश्चन आंसर के लिए दिए जाएँगे। उसमें आप चाहें तो माइक ओपन कर लें, आप वहाँ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप चैट में भी अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं वहाँ पर आंसर आपको कर दूँगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चाहिए कि आप कोर्स क्लास शुरू होने से पहले एक रजिस्टर या नोटपैड अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आप उसके ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें। ऑल्दो कि स्लाइड्स जो हैं जो लोग चाहेंगे उन्हें हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि आप लेक्चर साथ-साथ सुनें और पॉइंट्स जो हैं वो नोट करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, तो कोर्स आउटलाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पर। हमारा जो कोर्स है वो 4 वीक्स का है। हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि पहले वीक में हम ओसीडी स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, सेकंड वीक में हम फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, थर्ड वीक में हम ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जबकि जो है उसमें जेंडर डिस्फोरिया है और इसके साथ एक प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर। अब ये डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर DSM-5 में हमारे पास नहीं था, लेकिन DSM-5 TR में ये डिसऑर्डर ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड स्पेक्ट्रम जो है उसमें इंक्लूड किया है। इसे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास का सबसे देखेंगे DSM-5 का TR का जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम पढ़ते हैं कि DSM क्या है करेंगे उसके सबसे पहले व्हाट इज DSM? DSM इज अ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। यानी कि DSM जो है हमारा ऐसा एक तमाम डिसऑर्डर यानी साइकोलॉजिस्ट उसे करना तो क्राइटेरिया DSM से के बारे में एक वो ये है DSM को से पढ़ा जाता है कि इम्प्लीमेंट जाता है ये मैच नहीं है तब हम कहेंगे कि अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद एनी डिसऑर्डर, जो भी डिसऑर्डर हम डायग्नोज करेंगे। उसके अलावा DSM जो है वो APA की तरफ से पब्लिश किया जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से। हम देखते हैं DSM के TR में कुछ क्राइटेरिया जो है किए गए हैं, इसलिए हम DSM-5 TR को ही रेफरेंस रखेंगे और उसी से वो डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि DSM-5 में और DSM-5 TR में क्या जो है वो डिफरेंस है। DSM-5 हमारे पास 2013 में आया था और DSM-5 TR जो है वो 2022 में आया था। TR बेसिकली क्या होता है कि TR इज टेक्स्ट रिवीजन, यानी कि मैनुअल तो वही है, वही डिसऑर्डर है, लेकिन कुछ टेक्स्ट कुछ क्राइटेरिया जो हैं उन्हें दोबारा रिवाइज किया गया है। जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस और वक्त और हालात को देखते हुए उन क्राइटेरियाज को चेंज किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाई जाती हैं। अब DSM-5 में जिस तरीके से था हमारे पास के DSM-4 की निस्बत DSM-5 में कुछ न्यू डिसऑर्डर्स ऐड किए गए थे। DSM-5 TR में ये है कि हमारे पास ज़्यादातर क्राइटेरिया रिवाइज किए गए हैं और एक डिसऑर्डर भी ऐड किया गया है। जैसे अगर हम देखें DSM-5 TR में तो प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक पूरा डिसऑर्डर नया ऐड किया गया है जिसे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जेंडर डिस्फोरिया है। जेंडर डिस्फोरिया में ये है कि पहले हमारे पास जो क्राइटेरिया जेंडर स्पेसिफिक था, DSM-5 की लैंग्वेज है जेंडर को आइडेंटिफाई करने किया
में क्राइटेरिया लेकिन ये में क्या सेंस की और है कि खाना खा लें या कम लेना, जो फीस ज़्यादा किया गया है उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो उसके मुताबिक PTSD है में भी या वजह वो ये वो स्टडी की जाती है और ओरिजिन क्या था डिसऑर्डर का वो बताया जाता है। अब इटियोलॉजी जब हम किसी भी डिसऑर्डर देते हैं तो उसमें कॉज भी होते हैं, हमारे पर जेनेटिक्स न्यूरोकेमिस्ट्री आ जाती है, यानी किस तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी वजह से। इसके अलावा हमारे पास ब्रेन स्ट्रक्चर्स की वजह से, जहाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेज आ जाते हैं हमारे पास, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, कॉग्निटिव फैक्टर्स पैटर्न है, यानी कि थिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। एनवायरमेंटल कॉजेज आ जाती है जिसमें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, लाइफ इवेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है। अब उसका बायोलॉजिकल कॉज क्या है कि सेरोटोनिन हमारे पास एक हार्मोन होता है, उसका लेवल लो हो जाए या ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा हमारे पास प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल कॉज आ जाएगा उसका। और फैमिलियल पैटर्न, यानी कि फैमिली में अगर डिप्रेशन रन कर रहा है तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल कॉज आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोमोर्बिडिटी क्या। कोमोर्बिडिटी रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ 2 or more disorders in the same individual at the same time. कोमोर्बिडिटी ये होती है कि जब एक ही पर्सन के अंदर एक या एक से ज्यादा डिसऑर्डर्स एक ही वक्त में मौजूद हों तो हम उसे कोमोर्बिडिटी कहते हैं। जैसे एक इंसान है, उससे डिप्रेशन भी है और उससे साथ साथ एंजाइटी भी है। कोमोर्बिडिटी एक जो हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी इसलिए होती है ताकि डिसऑर्डर्स जो हैं एक तो वो आपस में ओवरलैप ना करें और जो साइकोलॉजिस्ट है उसके लिए डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो सके और वो दोनों कंडीशंस को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है प्रिवलेंस। प्रिवलेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन who are affected by a particular disease during a specific time. प्रिवलेंस हमारे पास एक परसेंटेज होती है जिसे हम कहें कि कोई भी डिसऑर्डर जो है वो सोसाइटी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना प्रिवेल किया। फॉर एग्जांपल एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में जो है डिप्रेशन की प्रिवलेंस 34% है। तो ये एक प्रोपोर्शन होती है, एक परसेंटेज होती है जो बताती है कि कोई भी स्पेसिफिक डिसऑर्डर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना किसी जगह में प्रिवेल कर। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इज एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अ कंडीशन इंक्लूडिंग इट्स प्रोग्रेशन, रिकवरी चांसेस एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। प्रोग्नोसिस हमारे पास एक प्रिडिक्शन होती है जो कि साइकोलॉजिस्ट देता है पर्सन के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए, कंडीशन को देखते हुए, उसकी प्रोग्रेशन को देखते हुए, उसके रिकवरी चांसेस को देखते हुए और उसकी जो डिसऑर्डर की डिफिकल्टी है उसको देखते हुए वो एक कोई ना कोई प्रिडिक्शन बताता है, यानी कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है या प्रोग्नोसिस बुरा है। प्रोग्नोसिस ऑफन इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग हाउ वेल अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस बताता है कि जो पर्सन है वो ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। वेदर सिम्टम्स विल इम्प्रूव, क्या सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव होंगे, क्या उसकी कंडीशन मजीद स्टेबल होगी या उसकी कंडीशन को स्टेबल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा या थोड़ा टाइम लगेगा। ये तमाम चीज़ें प्रोग्नोसिस बताता है। इट हेल्प्स गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन एंड एंटिसिपेट फ्यूचर हेल्थ स्टेट। ये ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि साइकोलॉजिस्ट और जो पर्सन है उन दोनों को हेल्प करता है कि ट्रीटमेंट के डिसीजन लेने में ये कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो लिया जाए। उसके अलावा ये एंटिसिपेट करता है फ्यूचर हेल्थ स्टेट, यानी ये फ्यूचर में उस इंसान की हेल्थ स्टेट कहाँ तक होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितनी जल्दी वो रिकवर कर जाएगा, कितनी जल्दी वो रिकवर नहीं करेगा, कितना तमाम चीज़ें प्रोग्नोसिस से हमें पता चलती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो माइल्ड PTSD के साथ है तो इसका अच्छा बेटर गुड प्रोग्नोसिस है विद अर्ली थेरेपी एंड, यानी अगर उसको टाइम पे थेरेपी मिल जाती है और सपोर्ट भी मिल जाती है तो इट मीन के गुड प्रोग्नोसिस है, उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं
बनिस्बत उस पर्सन के जिसको सिवियर PTSD है और उसको थेरेपी टाइम पे नहीं मिली। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। Differential diagnosis is the process of distinguishing between disorders that share similar symptoms to accurately identify the correct condition. अब हमारे पास साइकोलॉजी में ये होता है कि जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे डिसऑर्डर के सिम्टम्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेस होता है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि जिसमें स्ट्रेस होता है हम कहें कि वो डिप्रेशन का ही पेशेंट है। इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डिसऑर्डर्स को ओवरलैप ना करें और इजीली जो है वो डायग्नोस कर सकें। फॉर एग्जांपल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और बाइपोलर डिसऑर्डर, दोनों ही डिसऑर्डर्स में डिप्रेसिव सिम्टम्स मौजूद होते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में हम मैनिया की या हाइपोमैनिया की एपिसोड्स भी देखते हैं जिसमें जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन हम मेजर डिप्रेसिव में वो ये नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पर ये दोनों डिसऑर्डर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यहाँ पर इन दोनों का डायग्नोसिस जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो टर्म्स थी जो कि DSM पढ़ते हुए हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला डिसऑर्डर है। आज बेसिकली हम 2 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, OCD स्पेक्ट्रम का पहला डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि OCD स्पेक्ट्रम क्या, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव थॉट्स, रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू दीज थॉट्स। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में बताया जाता है। इंट्रूसिव थॉट्स क्या होती है हमारे पास, एक्सेसिव थॉट्स, यानी भी किसी अभी आइडिया के बारे में, किसी भी टास्क के बारे में, किसी बिहेवियर के बारे में एक पर्सन जो है वो एक्सेसिवली सोच रहा है। उसके अलावा इस ग्रुप में हम पढ़ते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर, पर्सन के रिपीटेटिव बिहेवियर यानी कि एक इंसान जो है किसी भी काम को बार बार कर रहा है, उसमें बार बार इंगेज हो रहा है। और उसके अलावा मेंटल एक्ट्स परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू दीज थॉट्स, यानी कि अब इसके अलावा जो है कि एक जो थॉट उसने सोची उसके बाद उसने बिहेवियर जो उसके रिस्पॉन्स में दिया उसको भी हम यहीं पर OCD स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे। जो डिसऑर्डर्स OCD स्पेक्ट्रम में आते हैं उन्हें सबसे पहले तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, सेकंड हमारे पास बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, थर्ड होर्डिंग डिसऑर्डर है, फोर्थ ट्राइकोटिलोमैनिया डिसऑर्डर है और एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर है। आज हम 2 डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। पहला डिसऑर्डर है OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। So what is obsession or obsessive behavior? Inability to stop thinking about a particular topic or idea. Obsession जैसे कि टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे कि किसी चीज़ की ऑब्सेशन हो गई है, किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं, किसी कोई भी आइडिया है, कोई भी बात है, कोई भी ऐसा काम है उसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। जब हम OCD की बात करते हैं तो ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या है कि आपको इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग है, यानी कि आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल में हैव पर्सिस्टेंट थॉट्स अबाउट कंटामिनेशन दैट लीड टू दिस स्ट्रेस, यानी कि एक पर्सन जो है उसे बार बार ये सोच आ रही है कि उसके हाथ जो है वो गंदे हैं या वो उसके हाथ जो है वो साफ नहीं हुए, उसके ऊपर जर्म्स है, तो वो बार बार उसके ऊपर सोच रहा है। क्या करता है कि वो बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मेरे हाथ जो है वो गंदे हैं और उसे ना चाहते हुए सोच रहा है, यानी वो नहीं सोचना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे बार बार एंजाइटी हो रही है कि मेरे हाथ जो है वो गंदे। इसी तरह कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है, नीड टू परफॉर्म बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन। अब कंपल्सिव बिहेवियर में ये होता है कि एक पर्सन जो है वो किसी भी बिहेवियर को बार बार परफॉर्म करता है। वो कोई भी बिहेवियर हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंटामिनेशन की, तो वो पर्सन क्या करेगा कि उसे लग रहा है कि उसके अब जो बिहेवियर वो परफॉर्म करेगा वो ये करेगा कि वो बार बार जाकर हाथ धोए। एक बार गया जाकर अपने हाथ धोए, फिर आकर बैठा, फिर उसे लगा कि नहीं मेरे हाथ साफ नहीं हुए अच्छे तरीके से, अभी भी जर्म्स है। वो दोबारा जाएगा, दोबारा साफ करेगा, दोबारा धोएगा हाथ, दोबारा आएगा
बैठेगा फिर दोबारा, और ये इसमें मोर आर लग जाएगा। कभी कभार धोते हैं और लोग अपने हाथ जो है वो बार बार वो पर्सन धो रहा है तो तसल्ली नहीं हो रही इनसाइड हाथ जो है, तो इट्स बेसिकली कंपल्सिव बिहेवियर। एग्जांपल हमने इसके अलावा में कंडीशंस आती हैं कि अनसेफ बिहेव में लोगों को थॉट्स आती हैं कि लोग बार बार जाकर लॉक चेक करते हैं कि अच्छे तरीके से बंद है नहीं है, एक बार गेंद लगा कर आ गए हैं लेकिन दोबारा जाकर चेक करेंगे, तो वो बार कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व है, इसके बारे में सोच भी रहे हैं और वो बिहेवियर भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई पर्सन जो है वो सोच रहा है कि उसने या उसी तरीके से वो स्टोव है, स्टोव को अब उसे लग रहा है कि स्टोव मैंने खुला छोड़ दिया, कोई खातून है वो सोच रही है कि मैंने जो है स्टोव खुला छोड़ दिया, चूल्हा जो है वो खुला हुआ है, लेकिन वो एक बार बंद करके आ चुकी है, वो दोबारा जाएगी फिर चेक करेगी, फिर कमरे में आएगी बैठेगी, फिर किचन में जाएगी दोबारा चेक करेगी, तो इसमें उसका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। दिस इज बेसिकली कंपल्सिव बिहेवियर। ओसीडी इज अ क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। अच्छा, ये कोई वैसे तो ये बहुत कॉमन ओसीडी है, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में प्रिवेल कर रहा होता है, लेकिन ये क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक बंदा जो है वो जा रहा है और हाथ धो रहा है, इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। हमारे पास इंट्रूसिव ऑब्सेशंस आ जाते हैं कि बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचना और ना चाहते हुए एक ही चीज़ के बारे में सोचना, रिपीटेटिव बिहेवियर्स है। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कंटेमिनेशन फियर की हमने एग्जांपल देखी है। एक इंसान जो है वो जाता है और हाथ धोता है और घंटों के हिसाब से वो हाथ धोई जा रहा है और उसे तसल्ली नहीं हो रही कि मेरे हाथ जो है वो साफ हो गए। चेकिंग बिहेवियर की एग्जांपल हमने देखी है कि बार बार लॉक को चेक कर रहे, बार बार अप्लाइंसेस यानी कि कोई स्टोव है, कोई और स्विच है, उसको बार बार बंद कर रहे, चेक करें कि मैंने सही किया था या नहीं किया था। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट है कि जो मैंने काम किया था वो मैं दोबारा परफॉर्म करूं या ना करूं। एक और कंडीशन जो ओसीडी में बहुत ज़्यादा आती है वो सिमेट्री एंड ऑर्डिनेंस की है। अब इसमें क्या होता है कि पर्सन को हर चीज़ जो है वो बड़े ही ऑर्डर में चाहिए, बड़े इसमें तो ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन ओसीडी के पेशेंट को हर चीज़ में सिमेट्री चाहिए होती है। यानी अगर उसके सामने कोई शेल्फ में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो उसको सही करने लग जाएंगे, अगर कहीं पे जूते पड़े हुए हैं वो जूतों को ठीक करने लग जाएंगे, उनको पेयर बनाकर सही से करने लग जाएंगे। जहाँ वो चीज़ देखेंगे ना उसको फिर बस उन्हें चाहिए कि वो सिमेट्री में हो, वो किसी ऑर्डर में, और हर चीज़ में वो ऑर्डर ढूंढ रहे होंगे। कोई भी चीज़ उन्हें डिसऑर्डर लगेगी तो वो उसको ठीक करना शुरू कर देंगे और वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इसको ऑर्डर में लेकर आना है, मैंने इसको सिमेट्री में लेकर आना है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेवलेंस क्या है, अफेक्ट्स 1-2% ऑफ पॉपुलेशन ग्लोबली। हमारे पास तकरीबन 1 से 2% पॉपुलेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ओसीडी से को डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है और स्लाइटली एक्रेंस इन वुमेन, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है और उनको मेल्स में भी होती है लेकिन ज़्यादा होती है। एज ऑफ ऑनसेट, मोस्टली हमारे पेशेंट्स आ जाते हैं एडोलेसेंस में, अर्ली एडल्ट में भी लोग आ जाते हैं। अब है कि जल्दी इसका ऑनसेट हो तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। यानी ऑनसेट अगर चाइल्डहुड का है तो जब तक ये आएंगे थेरेपी के लिए या जब तक ये काउंसलिंग के लिए, इनके सिम्टम्स इतने सीवियर हो चुके होंगे तो ट्रीटमेंट में वो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट आता है सिग्निफिकेंट फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ। इम्पैक्ट क्या आता है जब एक इंसान जो है वो बार बार किसी बिहेवियर में इन्वॉल्व किया हुआ है, एक ऐसा बिहेवियर जिसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो उसने इन्वॉल्व किया, क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी जो है डेली फंक्शनिंग वो ख़राब हो जाती है, इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन, यानी एक इंसान जो है वो किसी सोशल इवेंट में चला गया, किसी शादी में चला गया, अब उसको हो रहा है कि नहीं मैंने तो हाथ धोने हैं, वो जाता है जाकर हाथ धोता है, फिर आकर बैठता है, फिर हाथ धोता है, फिर जाता है। अब इससे क्या होगा कि
अब वो घंटों के हिसाब से जा रहा है और हाथ धो रहा है। तो अब इससे क्या होगा, एक तो नुकसान ये होगा कि उसका खाना रह जाएगा। खैर, नुकसान ये होगा कि उसके जो आस पास के लोग हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा उसको एक तो फियर भी होगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं किस तरीके से जा रहा हूँ और बार बार हाथ धो रहा हूँ। वो उसमें उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो है ना वो सोशली लोगों से इंगेज होना छोड़ देगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ना चाहते हुए उस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि एक बार गए या 2 बार गए, 2 बार कोई बिहेवियर परफॉर्म किया गया, घंटों के हिसाब से जो है लोग इसमें बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और उन्हें तसल्ली नहीं हो रही। तो उसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा होता है, यानी कि वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती। उन्हें पता होती है समटाइम्स कंडीशन, लेकिन वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे होते, इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, अब हम इटियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं। पीपल विद ओसीडी आर मोर लाइकली टू हैव फैमिली मेंबर्स विद द सेम डिसऑर्डर इंडिकेटिंग एन जेनेटिक। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या बताते हैं कि हमारे पास ओसीडी के बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी ओसीडी में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये होता है कि एक फैमिली मेंबर जैसे ओसीडी में इन्वॉल्व है और वहाँ उसी फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं जब उन्हें देखते हैं तो वो वही चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। इस तरीके बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन बायोलॉजिकल फैक्टर एक ये भी है कि सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ओसीडी होती है। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास ओसीडी ऑफन हैव डिसफंक्शनल थिंकिंग पैटर्न्स सच एज इन्फ्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो पर्सन है उसे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं पड़ी हुई तो वो उसी की जिम्मेदारी है कि उसने जाकर ऑर्डर में रखना है। या अगर कोई पर्सन उसके हाथ जो हैं वो गंदे हैं या लॉक चेक करना है तो उसी की जिम्मेदारी है और उसे ज़रूर करना है। अपने आप को वो इस कंडीशन में डाल देते हैं कि ये उनके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Believing that they are responsible for preventing bad things from happening. Bad things यानी कि sometimes पेशेंट को ये हमारे पास फियर होता है कि अगर घर में कोई घुस आया तो कहीं मेरी वजह से ना हो जाए, इसलिए वो बार बार जाकर लॉक को चेक करता है। तो इस तरह की कंडीशन आती है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर में परफेक्शनिज्म आती है, यानी कि वो लोग जिनकी परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा ओसीडी में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो वो अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए को ऑर्डर में रखते हैं, हर चीज़ को सीक्वेंस में रखते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, डिफिकल्टी एक्सेप्टिंग दैट दे आर कैन कंट्रोल प्रेडिक्ट एनीथिंग लीडिंग टू कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि उनके टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। उन्हें लगता है कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो ये चीज़ मान लेते हैं कि हम इस बिहेवियर को नहीं रोक सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं उसमें ट्रॉमा आ जाता है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं जिसके बाद लोग जो हैं उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को किसी न किसी बिहेवियर में इंगेज कर देते हैं और उसके बाद वो ओसीडी के सिम्टम्स जो है वो मज़ीद वर्स होने लग जाते हैं और वो इस कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा बिहेवियर कंडीशन आ जाती है, मैंने पर्सन एसोसिएट सर्टेन स्टिमुलाई विद एंजाइटी, यानी कि वो जो जर्म्स हैं उसको पर्पस बना देते हैं एंजाइटी का। वो कहते हैं कि मुझे एंजाइटी इस वजह से हो रही है क्योंकि जर्म्स लगे। जब वो एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं तब कंडीशन जो है उनकी वर्स्ट हो जाती है। किसी बिहेवियर को एसोसिएट कर लेंगे वो अपने बिहेवियर किसी कंडीशन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, और वहाँ पर वो कहेंगे कि मुझे ये जो है बिहेवियर ज़रूर परफॉर्म करना है ताकि मेरी जो एंजाइटी है वो कम हो सके। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरिया है DSM-5 TR के अकॉर्डिंग है। तो क्राइटेरिया ए इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन, कंपल्शन और बोथ, यानी कि या तो ऑब्सेशन हो या कंपल्शन हो या दोनों। ऑब्सेशन आर डिफाइंड बाय 1 and 2। पहले ऑब्सेशन को किस तरीके से DSM-5 TR ने डिस्कस किया है कि रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जेस और इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एट some time during the disturbance
ठीक है। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग ऑब्सेशन वही है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, यानी कि परसिस्टेंट थॉट्स, कंटिन्यूसली एक चीज के बारे में सोचा जा रहा है, या किसी चीज की अर्ज हो रही है, या कोई इमेज जो है वो मेंटल इमेज बन रही है और वो उसमें इन्वॉल्व है कंटिन्यू। द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू इग्नोर सप्रेस सच थॉट। अब ऑब्सेशन ये भी है कि इंडिविजुअल जो है वो कोशिश कर रहा है उस थॉट को इग्नोर करने की, उस थॉट को सप्रेस करने की, लेकिन वो नहीं हो रही। तो ये फिर जब ये दोनों चीजें होंगी तब हम कि ऑब्सेशन जो है वो हो। इसी तरह कंपल्शन क्या है कि रिपीटेटिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग जो हमने डिस्कस किया, ऑर्डरिंग डिस्कस किया, चेकिंग डिस्कस किया, और मेंटल एक्ट फॉर एग्जांपल प्रेइंग, काउंटिंग, रिपीटिंग वर्ड, साइलेंट। प्रेइंग में ये होता है कि समटाइम्स हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या कहते हैं कि एक बार जी मैम मीटिंग का टाइम ना एंड होने वाला है, आप अभी स्टॉप कर दें, नेक्स्ट लिंक से फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम इससे यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप सबसे आप रिक्वेस्ट है सब कि मेंबर्स जो है ना, आप सब मेंबर्स इस मीटिंग को लेफ्ट कर दें, जो न्यू लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया उसे ज्वाइन कर लें। स्टार्ट होगी। जी मैम कंटिन्यू करें। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कंपल्जन को। कंपल्जन में हमने बाकी सारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली थी, यहाँ पर हम प्रेइंग को डिस्कस कर रहे थे। अब कुछ पेशेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं कि हम नमाज पढ़ने के लिए गए और एक बार उन्होंने वुजू किया होता है और वो उन्हें लगता है कि अब वुजू सही तरीके से नहीं हुआ, यानी सही तरीके से उन्होंने हाथ नहीं धोए या सही तरीके से उनके पाँव नहीं धोए, तो दोबारा जाते हैं फिर वुजू करते हैं, तो नमाज के लिए आते हैं, खड़े होते हैं और फिर तीसरी दफ़ा दोबारा जाते हैं। तो इस बिहेवियर में वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा नापाक हैं और इस तरीके की कंडीशन आ जाती है और वो बिहेवियर को बार बार परफॉर्म करें और घंटों के हिसाब से वो वुजू करते रहते हैं और नमाज नहीं पढ़ पाते। तो ये प्रेइंग वाला यहाँ पर हो गया। काउंटिंग, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, रिपीटिंग फॉर साइलेंटली, यानी कि कोई चीज़ अगर डिस्कस की जा रही है तो वो उस बिहेवियर को, अगर कोई आपके सामने कोई बात कह रहा है तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं साइलेंटली, लेकिन बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक कंपल्जिंग कैटेगरी है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो ये है कि द बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग एंजाइटी। अच्छा, वो जो बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है पर्सन वो किसी ना किसी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए कर रहा है, यानी किसी थॉट को ख़त्म करने के लिए कर रहा है या उन्हें जो बेचैनी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए कर रहा है, तब हम कहेंगे कि ये कंपल्जन है। एक तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट होना चाहिए, दूसरा ये है कि वो एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। आगे चलते हैं। हमारे पास जो क्राइटेरिया बी है वो ये है कि द ऑब्सेशन और कंपल्जन आर टाइम कंज्यूमिंग और कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। अब क्राइटेरिया 2 में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ये जो बिहेवियर है या जो हमारे पास ऑब्सेशंस हैं वो मोर देन 1 आवर होनी चाहिए पर डे, यानी कि 1 घंटा हमारे पास एटलीस्ट जो है वो पर्सन उसमें इन्वॉल्व रहे किसी भी थॉट में या किसी भी बिहेवियर में, तब हम ये कहते हैं कि वो ऑब्सेशंस जो हैं उन्हें हो रही हैं, ये कंपल्जन जो है वो हो रही है। सेकंड ये है कि वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट होनी चाहिए उनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, उनकी पर्सनल लाइफ में, यानी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही हो उनकी सोशल लाइफ में, उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ में, अगर स्टूडेंट है तो उनके एकेडमिक लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही हो। उसके अलावा हमारे पास जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है इन कंपल्जन की वजह से, यानी इन बिहेवियर की वजह से या उन थॉट्स की वजह से उस पर्सन को फेस करने पड़ रहे हों, तब हम कहते हैं कि क्राइटेरिया भी जो है वो मीट कर गया। थर्ड हमारे पास क्राइटेरिया है कि द ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्पटम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो किसी भी सब्सटेंस की वजह से, किसी भी केमिकल की वजह से, किसी भी मेडिसिन की वजह से नहीं होने चाहिए।
फोर्थ क्राइटेरिया हमारे पास आता है, द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये सिम्टम्स जो है वो नहीं आने चाहिए। कोई जनरलाइज एंजाइटी की वजह से ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, ओसीडी। ये ओसीडी की जो कंडीशन है वो स्पेसिफिकली ऑब्सेशन उसको उसी थॉट से रिलेटेड होनी चाहिए, ना तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, और ये तमाम डिसऑर्डर है इनके क्राइटेरिया मीट नहीं करने से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेसिफायर्स। अब स्पेसिफायर्स क्या होते हैं कि जब हम ओसीडी को डायग्नोज करते हैं उसके साथ हम स्पेसिफायर्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है विद गुड और फेयर इंसाइट। अब इसमें ये क्या होता है कि जो पर्सन है उसको पता होता है कि उसकी कंडीशन क्या है, और वो पता होता है कि जो वो उसकी ऑब्सेशंस हैं, उसकी जो थॉट्स हैं या उसके जो बिहेवियर हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है बेसिकली, और इनको उसको स्टॉप करना है। जब हम कहते हैं कि ओसीडी विद पुअर इंसाइट, तो उसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन है उसको कहीं ना कहीं डाउट है कि जो मेरे बिहेवियर्स हैं वो ठीक हैं, और कहीं उसे लग रहा होता है कि नहीं मैं सही परफॉर्म कर रहा हूँ, या जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है ओसीडी विद एब्सेंट इनसाइट या डिल्यूजनल बिलीफ। अब इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है उसके डिल्यूजनल बिलीफ होते हैं, वो समझता है कि जो उसका बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल उसके जो ख्यालात है वो बिल्कुल ठीक है, और वो इस डिल्यूजन में होता है कि जो कुछ भी वो परफॉर्म कर रहा है वो एक हकीकत है, वो एक रियलिटी है, ऑल्दो कि वो कोई रियलिटी नहीं होती, वो सिर्फ उनकी थॉट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफाई इफ टिक डिसऑर्डर। अच्छा, टिक डिसऑर्डर हमारी कोर्स में नहीं है, लेकिन टिक डिसऑर्डर हमारे पास एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पर्सन की इम्पेयरमेंट आ जाती है मोटर एंड वोकल, जो उनकी इम्पेयरमेंट आ जाती है, यानी कहीं ना कहीं मोटर फंक्शनिंग में कहीं उनकी डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उसके अदर कुछ और सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ पर ये है कि अगर तो पर्सन को टिक डिसऑर्डर है तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि ये सिम्टम्स जो ओसीडी के सिम्टम्स है उससे पहले इन पर्सन को करंटली या पास्ट हिस्ट्री जो है वो टिक डिसऑर्डर के साथ है। यहाँ हम इस तरीके से लिखेंगे कि ओसीडी विद टिक डिसऑर्डर। अगर तो नहीं है तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर टिक डिसऑर्डर है तो हमने उसको स्पेसिफाई करना है कि टिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले हमारे पास आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, दोनों में ही में हमारे पास जो थॉट्स हैं वो इंट्रूसिव होती हैं, यानी कि एक्सेसिवली पर्सन जो है वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, और अनकंट्रोलेबल थॉट्स होती है। लेकिन जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होती है कि वो हमारे पास किसी स्पेसिफिक ऑब्सेशन के बगैर होती हैं, वो लाइफ इवेंट्स के बारे में होती हैं, वो वरीज होती हैं पर्सन की, तब हम कहते हैं कि वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन जो ओसीडी में हमारे पास ऑब्सेशंस होती हैं वो किसी स्पेसिफिक आइडिया या स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड। सेकंड हमारे पास टिक डिसऑर्डर आ जाता है। टिक डिसऑर्डर में जैसे मैंने आपको बताया कि टिक डिसऑर्डर में हमारे पास इनवॉलेंट्री मोटर और इनवॉलेंट्री वोकल हमारे पास थॉट्स इश्यूज आ जाते हैं, उसकी वजह से थॉट्स होती हैं। लेकिन हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होती है कि जो एंजाइटी है उसकी वजह से थॉट्स आ जाती हैं, लेकिन टिक डिसऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में भी हमारे पास रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली होते हैं फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड। ओसीडी में फिजिकल अपीयरेंस एज सच नहीं होती, वो कोई ना कोई भी एक आइडिया या कोई भी एक टास्क हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर आ जाता है। ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर क्या होता है कि उसमें हेयर पुलिंग बिहेवियर होता है, पर्सन जो है वो अपने हेयर जो है वो पुल कर रहा होता है, जबकि हमारे पास जो ओसीडी होता है उसमें ऐसा कोई बिहेवियर नहीं देखा जा रहा होता। विदाउट एंजाइटी हमारे पास हेयर पुलिंग डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि हेयर पुलिंग हो रही है। ओसीडी में अगर ये कंडीशन हो भी रही होती है तो वो एंजाइटी को रिड्यूस करने की वजह से हो रही होती है। तो इस तरीके से हम ओसीडी को बाकी तमाम डिसऑर्डर के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आ जाता है। ये ओसीडी स्पेक्ट्रम का सेकंड डिसऑर्डर है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन व्हिच पर्सन कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट वन और मोर परसीव्ड फैक्ट्स। यानी कि अब इसमें पर्सन क्या करता है कि एक स्पेसिफिक चीज के साथ या एक स्पेसिफिक
बॉडी पार्ट से रिलेटेड उसकी जो है एक्सेसिव थिंकिंग है। यानी जहाँ ओसीडी में किसी आइडिया था, कोई टास्क था, अब बॉडी डिस्मॉर्फिक में क्या है, जैसे कि नाम से पता है, वो बॉडी से रिलेटेड, किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो है उसको एक्सेसिवली थिंकिंग हो रही है, वो एक्सेसिवली सोच रहा है, थॉट्स आ रही हैं। इट इन्वॉल्व्स प्री ऑक्यूपेशन फ्लॉज दैट अपीयर माइनर एंड कांट सीन बाय अदर्स। अब इसमें क्या होता है कि उससे थॉट्स आ रही होती हैं और वो सोच रहा होता है इन चीज़ों के बारे में जो कि अपीयरेंटली बड़ी माइनर होती हैं, और लेकिन वो उसके बारे में सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बट अ पर्सन में फील सो एम्बेरस्ड, ये जो पर्सन होता है वो इटसेल्फ एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा उसे एंजाइटी हो रही होती है, और वो जो हमारे पास सोशल सिचुएशंस हैं उन्हें अवॉइड कर रहा होता है। इस वजह से ये कोई ना कोई उसमें फ्लॉ है या कोई ना कोई डिफेक्ट है किसी बॉडी पार्ट में, या उसके फेशियल जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं कहीं पर भी, कोई किसी भी बॉडी पार्ट में। दे कैन कंट्रोल their नेगेटिव थॉट्स एंड डोंट बिलीव पीपल हु टेल देम देयर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एक तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, जो थॉट्स उन्हें आ रही होती है अपनी बॉडी से रिलेटेड, बॉडी अपीयरेंस से रिलेटेड। दूसरी ये बात है कि जब उन्हें पर्सन, कोई और पर्सन बताता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है या ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, तो वो उस चीज़ पर यकीन नहीं करते और वो एक छोटी सी चीज़ को एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं और उस चीज़ को मैग्नीफाई कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, और जिसकी वजह से वो एक्सेसिव थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दीज नेगेटिव थॉट्स कॉज वेयर स्ट्रेस एंड इंटरफेयर विद देयर डेली फंक्शन। अब इस नेगेटिव थॉट से क्या होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी भी होती है। दूसरा, उनकी जो डेली फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब एक इंसान घंटों के हिसाब से सिर्फ अपने बॉडी पार्ट के बारे में सोचना शुरू कर दे या बॉडी अपीयरेंस के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो उससे स्ट्रेस तो होगा ही, उसके अलावा उसकी जो डेली फंक्शनिंग है, जो उसकी डेली रूटीन है, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास प्री ऑक्यूपेशन, यानी कि थॉट्स हो रही होती हैं इंसान को किस चीज़ से रिलेटेड, उनकी स्किन से रिलेटेड। मोस्टली हम केसेस देते हैं स्किन टोन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं, हेयर से रिलेटेड, फेशियल फीचर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। उसके अलावा बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कुछ लोगों को लग रहा होता है वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट नज़र आ रहा होता है। लोग कंडीशन हमारे पास आती है, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी नाक बहुत ज़्यादा छोटी है, वो घंटों के हिसाब से इस बात पे सोचते रहते हैं कि मेरी नाक बहुत ज़्यादा छोटी है या मेरी नाक बहुत ज़्यादा मोटी है। तो इस तरीके से हमारे पास आती है। उसके बाद टाइम कंजम्पशन, प्री ऑक्यूपेशन ऑफन लास्ट 3 to 8 hours a day, यानी कि एक दिन में वो 3 से 8 घंटे सिर्फ इसी बात पे सोचते रहते हैं कि मेरी तो डबल चिन है, या मेरी तो नाक छोटी है, या मेरी तो नाक बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस चीज़ के बारे में वो सोचने में 3 से 8 घंटे जो है डेली के लगा देते हैं। एसोसिएटेड बिहेवियर्स क्या है हमारे पास कि जब वो सोचते हैं, जब उन्हें थॉट्स होती हैं, तो उसके साथ वो क्या कहते हैं, एक मिरर चेकिंग बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव ग्रूमिंग, यानी कि जो एक इंसान नॉर्मल टाइम में में अपना फेस देखेंगे, अपने कहने कि अब ठीक है या नहीं है, फिर दोबारा जाएंगे, दोबारा चेक सीकिंग रीअश्योरेंस, लोगों से बार बार पूछना कि मैं ठीक लग रहा हूँ या अब ठीक है। एंड अंडरगोइंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, यानी कि बहुत जो लोग बीडीडी में इन्वॉल्व होते हैं, जो बीडीडी को सफ़र कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि लोग अपनी नाक ठीक करवाने में लग जाते हैं, डबल चिन है वो उनको इशू आ रहा है वो ठीक करवाने में लग गए हैं। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। Impairment in the disorder causes clinically significant distress on impairment in social, occupational and other areas of personal life, वहाँ पर impairment आ जाती है, यानी कि सोशल इश्यूज उन्हें बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। यानी जब वो सोशल इंगेजमेंट में जाते हैं या किसी भी सोशल इवेंट में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें डिस्टर्बेंस होती है। ऑक्यूपेशनल लाइफ है, स्टूडेंट है, एकेडमिक लाइफ में उन्हें डिस्टर्बेंस है, इसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है, सिर्फ ये एक इशू की वजह से। अब आइडियोलॉजी अगर हम देखें तो जेनेटिक फैक्टर्स में हमारे पास ये है कि 37 to 49% हमारे पास सिम्टम्स देखे गए हैं कि हेरिडिटेबिलिटी है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन भी है हमारे पास होता है। फिर हाई प्रेवलेंस इन वुमेन में जैसे कि हमने देखा ओसीडी भी वुमेन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन।
और BDD भी हम अक्सर देखते हैं कि वुमन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। हैविंग ब्लड रिलेटिव्स विद BDD एंड OCD। अच्छा, अगर तो आपके ब्लड रिलेटिव्स जो हैं यानी कि पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनमें अगर BDD है या OCD है तो फिर आपको चांसेस हैं कि आप में भी BDD जो है वो प्रिवेल करेगा या आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या आते हैं? चाइल्डहुड ट्रॉमा। मोस्टली केसेस में चाइल्डहुड ट्रॉमा आता है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ निगलेक्ट या अब्यूज, बुलिंग, बचपन से ही बच्चों को बता दिया जाता है, बच्चों को टीज किया जाता है कि आपके पेरेंट्स ऐसी है, आपकी स्किन टोन ऐसी है, या बच्चों को कहा जाता है कि हाँ फलां का कद छोटा रह गया, फलां की नाक जो है वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके की जब हमारे पास चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो बच्चे सफर फेस करते हैं वो फिर अर्ली एज में आकर हमारे पास BDD जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमने डिस्कस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाई पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो कह रहे होते हैं कि ये हम में से नहीं है या इसके जो फेशियल फीचर्स हैं वो हमारी तरह नहीं है। तो इस तरह की नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में जब चाइल्डहुड में कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा तो वो अर्ली एज में आकर BDD को सफर करेगा, ये BDD में इन्वॉल्व हो जाएगा। सोसाइटल प्रेशर, BDD की एक जो मेजर कॉज है वो सोसाइटल प्रेशर भी है, यानी हमारे सोसाइटी में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं स्किन टोन से रिलेटेड, फेशियल फीचर से रिलेटेड, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो BDD में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बार बार सोचने लग जाते हैं कि क्या मैं सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक मेरी बॉडी है या मेरी बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं है, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कल्चरल फैक्टर्स। अगेन कल्चर जो हैं बहुत ज़्यादा उनमें स्पेसिफिकली जैसे अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, फेयरनेस से रिलेटेड, स्किन टोन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं लोगों को, बॉडी साइज से रिलेटेड, फेशियल फीचर्स, हेयर स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास BDD में इन्वॉल्व होना लोग शुरू कर देते हैं। दिस कंसर्न्स में वेरी बेस्ड ऑन सोसाइटल बॉडी आइडियाज प्रिवलेंट इन दिस रीजन, यानी कि सोसाइटी के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं कर पा रहे होते जब लोग, तो वो एक्सेसिवली अपने ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम में कमी। पर्सनैलिटी ट्रेट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जो कि परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट के होते हैं या हाई सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक तो वो लोग जो कि हर वक्त परफेक्ट रहना शुरू कर होते हैं, और दूसरे वो लोग जो कि हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कमी है, या सेल्फ ब्लेम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। उसके अलावा लो सेल्फ स्टीम के लोग जो हैं वो भी, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो BDD में जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एसोसिएटेड फीचर्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम देखते हैं कि हाई रेट्स ऑफ एंजाइटी, यानी कि वो लोग जो कि BDD में इन्वॉल्व होते हैं उनकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक मेजर रीज़न है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम देखते हैं कि लोग सोशल इंगेजमेंट में जो है वो ज़्यादा छोड़ देते हैं, सिर्फ इस तरह से कि उन्हें अपने बॉडी से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स होती हैं और वो समझ रहे होते हैं कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम सोशल इवेंट्स में जा सकें। सोशल अवॉइडेंस, वो सोशल जो है इवेंट्स हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सुसाइडल थॉट्स, हाई रेट्स ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर विद अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन सिम्पटम सिवियरिटी एंड सुसाइडिलिटी, यानी कि जितने सिम्पटम्स जो है हमारे पास सिवियर होंगे उतनी सुसाइडल आइडिएशंस भी यहाँ पर आएंगे, यानी कि उनकी थॉट्स अगर सिम्पटम्स सिवियर हैं तो उनकी थॉट्स इतनी एक्सेसिव हो जाएंगी कि वो सुसाइडल थॉट्स में चेंज हो। कोमॉर्बिडिटी क्या है हमारे पास? वो लोग जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होते हैं या OCD में, या वो लोग जो कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में या ईटिंग डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें चांसेस होते हैं कि वो OCD में इन्वॉल्व हों। तो इस तरीके से हम कोमॉर्बिडिटी को देखते हैं। ऑनसेट क्या है कि एडोलेसेंट के टाइम पीरियड ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 12 to 13, यानी कि 12-13 हमारे पास एक ऐसी एज लिमिट है कि जिसमें इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी जानना शुरू कर है, आइडेंटिटी क्या है, ये वो क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली डेवलप हो रहा होता है ना। तो फिर लोग क्या होते हैं कि जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो समटाइम्स वहाँ पर भी हमें BDD में लोग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में।
क्रोनिसिटी, क्रोनिक डिसऑर्डर ऑब्वियसली, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ जा सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारे पास? चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिस तरीके से ओसीडी में हमारे पास हमने देखा, उसी तरह बीडीटी में भी यही है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है। या तो किसी बच्चे ने एक्सपीरियंस किया हो चाइल्डहुड अब्यूज या निगलेक्ट, टीज किया गया हो उसे बार बार अपने चाइल्डहुड में, तो वो हमारे पास इंक्रीज कर देता है रिस्क बीडीटी का। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके पास ओसीडी की, तो ये चीज़ अगेन आपका रिस्क बढ़ा देती है बीडीटी का। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चरल आइडियाज़, कल्चरल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं यहाँ पर। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, आपकी अपीयरेंस को लेकर सोसाइटी में जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं वो